नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं 11वीं क्लास की ज्योग्राफी और हम आ गए हैं 4th चैप्टर में, जिसका नाम है महाद्वीप और महासागरों का वितरण। कल हमने पढ़ा कि वही किस तरह से सागरीय अधस्तल सिद्धांत पढ़ा और उसके बाद में किस तरह से कि समुद्र और इसमें समुद्रों में और चट्टानों पे हमारे महाद्वीपों में भूकंप आते हैं, किस तरह से उनका वितरण है। सागरीय अधस्तल का विस्तार होता है। कुछ प्रमाण हमें ऐसे भी दिए गए हैं कि जो सागर का अधस्तल है, मतलब ये समुद्र है और समुद्र में जो भी भूमि है, मतलब समुद्र के अंदर उसका विस्तार हो रहा है, वो बढ़ रही है। इसके बारे में कुछ प्रमाण दिए गए हैं, तो वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, प्रवाह उपरांत अध्ययनों ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की है जो वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के समय उपलब्ध नहीं थी। चट्टानों के पूरा चंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्रण विशेष रूप से निम्न तथ्यों को उजागर करता है कि बहुत सारी चीज़ें हमने सागरीय अधस्तल सिद्धांत से पता चली। वो क्या है? वो ये है, ये देखा गया कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य क्रिया है। ये उद्गार इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लावा बाहर निकालते हैं। मतलब जहाँ भी समुद्र में कटके पाई जाती है, वहाँ पे लावा का मतलब वहाँ पे ज्वालामुखी आते रहते हैं, और जैसे जैसे ज्वालामुखी आएगा, ऑब्वियस सी बात है, नया लावा निकलेगा। यहाँ पे ज्वालामुखी आया, लावा निकला, इधर फैल गया, या ज्वालामुखी आया, लावा निकला, इधर फैल गया, तो कि भाई लावा बाहर निकलता रहता है। दूसरी चीज़, महासागरीय कटक के मध्य में दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय, संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है। महासागरीय कटकों के समीप की चट्टानों में सामान्य चुंबकत्व ध्रुवण पाया जाता है तथा ये चट्टानें नवीनतम हैं, और कटकों के शीर्ष से दूर चट्टानों की आयु भी अधिक है। ये कह रहा है कि जहाँ भी कटक पाया जाता है उसके दोनों तरफ, मैंने ये बोला ना, ये चट्टान समान, ये चट्टान समान, ये चट्टानों की सिर्फ ना केवल आयु समान है बल्कि इनके गुण भी समान है। मतलब इधर की ये चट्टान बिल्कुल इस सेम चट्टान जैसी होगी, आयु भी समान, गुण भी समान पाए जाते हैं। ठीक है, संगठन भी समान है, एक तरह से बनी हुई है। तो ये एक मतलब अजीब इत्तेफाक पाया गया। तब तक लोगों के समझ में नहीं आया था कि ये क्यों हो रहा है ना, लेकिन ये शोध किया गया कि जहाँ भी कटक पाया जाता है, कटक के दोनों तरफ की चट्टानों की आयु, चट्टानों का संगठन, चट्टानों की संरचना सब एक जैसी पाई जाती हैं। तीसरा, महासागरीय परपट्टी की चट्टानें महाद्वीपीय परपट्टी की चट्टानों की अपेक्षा अधिक नई हैं। महासागरीय परपट्टी की चट्टानें कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। तीसरी बात इसने बोली कि ये मान लो महासागर है और ये महाद्वीप है, तो महाद्वीपों की बजाय महासागर की चट्टानें नई हैं। कोई भी महासागर की चट्टानें 20 करोड़ वर्ष पुरानी नहीं है। क्यों? क्योंकि महासागरों में कटक पाया जाता है और कटक में ज्वालामुखी विस्फोट होता है, और ज्वालामुखी विस्फोट से नई नई चट्टानें बनती रहती है। फिर वो चट्टानें आगे खिसक जाती हैं, फिर विस्फोट होता है, फिर नई चट्टानें इसके पास में आती हैं और दूसरी जो चट्टानें वो और आगे खिसक जाती हैं। इस तरह से महाद्वीपों में तो पुरानी चट्टानें, जबकि महासागरों में नई नई चट्टानें पाई जाती हैं। देखो, इसने छोटा सा एक वो भी दिया है कि देखो यहाँ पे कटक है ना, ये कटक है, इधर चट्टानें दूर खिसक रही है, इधर चट्टानें दूर खिसक रही है। कटक में से क्या निकलेंगी भाई? जो तरंगे हैं वो निकलती हैं, और तरंगे जब निकलती हैं तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो इसने लिखा है महासागरीय कटक विस्तारित। जब मैंने कहा ना यहाँ नई चीज़, यहाँ नया लावा, यहाँ नया लावा, तो ये जो सतह है ये विस्तारित होती रहेगी, मतलब महासागरों की सतह जो है वो बढ़ती रहती है। अब सारी प्लेट सीमा क्या होती है? अब सारी प्लेट सीमा जब दो चट्टानें एक दूसरे से दूर जाती है। अभी सारी प्लेट सीमा क्या होती है? जब दो चट्टानें एक दूसरे के पास आती हैं। और रूपांतर प्लेट सीमा क्या होती है? जब दो चट्टानें एक दूसरे से ना तो मतलब टकराएं, ना ही दूर जाएं, बल्कि एक दूसरे के किनारे पे आके खिसक जाएं। इस तरह से ये तीनों चट्टानें होती हैं, जो अभी हम पढ़ेंगे भी। आगे इसने कहा है, गहरी खाइयों में भूकंप उद्गम अधिक गहराई पर है, जबकि मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्रों पे भूकंप उद्गम कम गहराई पे है। जब गहरी खाइयों में जब भूकंप आता है तो वो तो अधिक गहराई पे आता है, जबकि मध्य महासागरीय कटकों पे जो भूकंप आता है वो कम गहराई वाले भूकंप है, कम गहराई पे आते हैं। इन तथ्यों से मध्य महासागरीय कटकों के दोनों तरफ की चट्टानों के चुंबकीय गुणों के विश्लेषण के आधार पर हैस ने 1961 में एक संकल्पना प्रस्तुत की, जिसे हमने सागरीय अधस्तल नाम दिया। हैरी हैस ने
आर्थर होम्स और हैरी हेस दोनों ने मिलाकर ये दी थी। तो सागरीय अधस्तल इसने नाम दिया। और हेस के तर्कानुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय परपट्टी में विभेदन हुआ और नया लावा और दरार भरकर महासागरीय परपट्टी के दोनों तरफ धकेल रहा है। इस प्रकार महासागरीय अधस्तल का विस्तार हो रहा है और महासागरीय परपट्टी का अपेक्षाकृत नवीनतम होना और इसके साथ ही एक महासागर में विस्तार से दूसरे महासागर के न सिकुड़ने पर हेस ने महासागरीय परपट्टी के क्षेपण की बात कही। ठीक है, हेस के अनुसार यदि ज्वालामुखी परपट्टी से नई परपट्टी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इसका विनाश भी होता है, जो चित्र 4.3 में दिखाया गया है। तो ऊपर तो उसने प्रमाण दिए, फिर इसने लास्ट में ये समझाया है कि ये मान लो कटक है, यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और इससे क्या हुआ, नई नई चट्टानें बनी, लावा आया, यहाँ जमा हो गया, यहाँ जमा हो गया, तो यहाँ की चट्टानें क्या हो गई, नई। फिर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ये लावा तो आगे खिसक गया और यहाँ पे फिर नया लावा जमा हो गया, पुराने वाला आगे खिसक गया, यहाँ पे फिर नया लावा जमा हो गया। तो इसने कहा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि समुद्र के अंदर तो नई नई चट्टानें बन रही है। अब मान लो यहाँ से महाद्वीप शुरू हो रहा है, यहाँ से स्थल शुरू हो रहा है, तो इसने कहा कि फिर तो चट्टानें बनती तो महाद्वीप तो खत्म हो जाते। तो इसने कहा जैसे ही ये चट्टानें महाद्वीपों के किनारों पे पहुँचती हैं तो इनके नीचे क्षेपण भी हो रहा है, मतलब इनके नीचे दब जाती हैं और दब के ख़त्म भी होती हैं। तो इस तरह से इसने बोला कि महासागरों में तो अधस्तल का विस्तार हो रहा है, मतलब नई नई चट्टानों का निर्माण हो रहा है, और जब वह महाद्वीपों के किनारों पर जाके टकराती हैं तो गहरे गड्ढों में इनका क्षेपण भी होता है, अर्थात इनका विनाश भी होता है। यही इसने दिखाया है इस वाले चित्र में कि अब सारे किनारों पे तो क्या होगा भाई, एक किनारा इधर खिसक रहा है, एक किनारा इधर खिसक रहा है, तो यहाँ से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, यहाँ जम गया लावा, यहाँ जम गया लावा, तो यहाँ तो क्या हुआ, रचनात्मक किनारा हुआ, नई नई चट्टानों का निर्माण हुआ। जबकि अभिसारी प्लेट किनारे, ये देखो अभिसारी प्लेट किनारा में इधर की चट्टान आई, इधर की चट्टान आई, दोनों एक दूसरे टकराई और एक दूसरे के नीचे दब जाती है, मतलब ख़त्म होती है, विनाश होता है, क्षेपण होता है अभिसारी किनारे में, है ना। तो इस तरह से इसने बताया है। ठीक है, और आगे इसने मतलब ये चित्र आप देख सकते हो कि पहले हमारी पृथ्वी कैसे दिखती थी और धीरे 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 फिर हमारी पृथ्वी कैसे दिखने लगी, है ना। तो मतलब वर्तमान पुराने काल से मतलब वर्तमान काल में कैसा रूप आया, पहले पृथ्वी लगभग एक जगह ही थी, धीरे धीरे महाद्वीपों के टुकड़े हुए, फिर इस शेप में आए, फिर 4200 लाख पूर्व इस शेप में आए, फिर 3000 साल पहले ऐसे दिखने लगे, 1200 साल पहले ऐसे दिखने लगे, और वर्तमान में हम इस स्वरूप में आ गए जिस स्वरूप में हम हैं। ठीक है, तो हमने 2 सिद्धांत पढ़ लिए अब तक। हमने पढ़ लिया वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, और दूसरा हमने पढ़ लिया हैरी हेस की अधस्थल थ्योरी पढ़ ली हमने, है ना। तो 2 चीज़ें हमने पढ़ ली, और एक आई थी 1912 में और दूसरी आई थी 1961 में। अब तीसरा सिद्धांत है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत जो है ना, ये मानो कि भौतिक भूगोल की रीढ़ की हड्डी हैं। इसलिए मैं कहती हूँ 11वीं की जो ज्योग्राफी है ना, अगर पढ़ ली ना, तो ऐसे मान लो सविंद्र सिंह का बेसिक आपने क्लियर कर लिया। जब तक 11वीं की ज्योग्राफी नहीं पढ़ोगे तब तक सविंद्र सिंह आपके समझ में नहीं आएगी, तो वो बहुत ज़रूरी है। सारी ज्योग्राफी दी गई है हमारी भौतिक भूगोल 11वीं में, है ना। एक बार आपको भारी लगेगी, लेकिन जब 2-3 बार, तीसरी बार में आओगे ना रिवाइज करने में, तब आसान लगने लगेगी। ठीक है, तो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आ रहा, वीडियो रिवाइज कर करके देखना, खुद से पढ़ने की कोशिश करना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब सागरीय अधस्तल विस्तार अवधारणा के पश्चात विद्वानों ने महाद्वीप और महासागरों के वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुई। मतलब पहले वेगनर ने बता दिया तो इनको कई लोगों ने तो झूठा भी साबित कर दिया। फिर 1961 में जो सागरीय अधस्तल सिद्धांत आया, इसके बाद में इनकी फिर से रुचि पैदा हुई कि यार मतलब इसने बताया ना कि भाई ऐसे कटक होते हैं, ऐसे खाइयाँ होती हैं, दोनों तरफ नई चट्टानें बनती हैं, किनारों पे आके चट्टानें दब जाती हैं, मतलब नई चट्टानों का निर्माण भी हो रहा है, तो पुरानी चट्टानें ख़त्म भी हो रही हैं। तो इस तरह से वैज्ञानिकों की फिर से इन चीज़ों में रुचि पैदा हो गई। ठीक है, 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से विचारों को समन्वित करके एक अवधारणा प्रस्तुत की जिसे प्लेट विवर्तन की मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी इसे कहा जाता है। तो देने वाला कौन था, मैकेंजी और मॉर्गन। कब दी थी, 1967 में। सिद्धांत का नाम क्या था, प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तन की थ्योरी। एक विवर्तन की प्लेट जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है, ठोस चट्टान का विशाल और अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीप और महासागरों के स्थल मंडलों से मिलकर बना हुआ है।
ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। मतलब ये कह रहा है कि ये जो महाद्वीप और महासागर है इनका ऊपरी भाग जिसे हम स्थल मंडल भी कहते हैं, मतलब आप मान लो लगभग 100 से 200 मीटर की मोटाई, जो ऊपर वाले हम जिस पे रहते हैं ना वहाँ से 100 से 200 मीटर की जो मोटाई वाली क्षेत्र है इसे इसने प्लेट कहा है। और ये कहता है कि इन प्लेटों में सभी महाद्वीपों के ऊपर भी और महासागरों के ऊपर भी इनमें मूवमेंट होता रहता है, ये गतिशील है, स्थायी नहीं है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। मतलब ये कोई महाद्वीप और महासागर है, इसके ऊपर की 100 से 200 मीटर की ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है सॉरी, वह इसी क्षैतिज अवस्था में चलायमान है, मतलब कि मूवमेंट करता है। हमारी जो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वो हमारी पूरी प्लेटें खिसकती रहती हैं, ये इन्होंने कहा। और ये प्लेटें कहाँ खिसकती हैं? दुर्बलता मंडल में खिसकती हैं, है ना। मतलब जो दुर्बलता मंडल ही है उसके नीचे लावा तैर रहा है और उसके ऊपर हम क्षैतिज अवस्था में गति करते रहते हैं। स्थल मंडल में परपट्टी और ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया गया है। भूपरपट्टी और मेंटल का ऊपरी भाग जो है वह स्थल मंडल कहलाता है। और ये जो स्थल मंडल है यह क्या है? गतिमान है। इसकी मोटाई महासागरों में तो अलग अलग होती है, महासागरों में 5 से 100 किलोमीटर और महाद्वीपों में लगभग 200 किलोमीटर। तो यूँ मान लो 5 से लेकर 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। एक प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट या महासागरीय प्लेट भी कहा जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि उस प्लेट का अधिकतर भाग महाद्वीप है अथवा महासागर है। देखो दो तरह की प्लेटें होती है, एक महाद्वीपीय प्लेटें और एक महासागरीय प्लेटें। अगर किसी प्लेट का बहुत सारा भाग अगर महासागर है तो उसे महासागरीय, मतलब पानी पानी है वहाँ पे, तो उसे महासागरीय प्लेट कह देंगे। जैसे प्रशांत प्लेट महासागरीय हो गई, अटलांटिक प्लेट महासागरीय हो गई। लेकिन अगर महाद्वीप है बहुत सारा भाग, जैसे कि उत्तरी अमेरिकी प्लेट हो गई, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट हो गई, एशियन प्लेट हो गई, इनको हम क्या कह देंगे? महाद्वीपीय प्लेटें कह देंगे। उदाहरण भी दिया इसने भी, जैसे प्रशांत प्लेट महासागरीय प्लेट है जबकि यूरेशियन प्लेट महाद्वीपीय प्लेट है। मतलब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी कि किसको महाद्वीपीय और किसको महासागरीय प्लेट बोलना चाह रहा है। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल 7 मुख्य प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। तो मैकेंजी और मॉर्गन ने बताया कि हमारे पास 7 तो मेन प्लेटें हैं और बहुत सारी छोटी छोटी दूसरी प्लेटें हैं। नवीन वलित पर्वत श्रेणियाँ, खाइयाँ और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करते हैं कि बहुत सारे जो वलित पर्वत हैं हमारे, खाइयाँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं, वह इन्हीं प्लेटों की देन है, इन्हीं प्लेटों से बने हुए हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं इसने 7 जो बड़ी प्लेटें बताई हैं वो कौन कौन सी प्लेट है। ये देखो यूरोप वाली और एशिया वाली प्लेट को इसने बोला है यूरेशियन प्लेट, ठीक है। तो 1 नंबर। फिर उत्तरी अमेरिकी प्लेट 2 नंबर, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट 3 नंबर, अफ्रीकी प्लेट 4 नंबर। ये रहा, ये इसने वो नहीं दिखा क्या, समुद्र वाली प्लेटों का नाम नहीं लिखा, इसने थोड़ा थोड़ा दिखाया है। जैसे प्रशांत प्लेट 5 नंबर और अटलांटिक प्लेट है एक, अटलांटिक महासागर वाली 6 नंबर, और अंटार्कटिका प्लेट जो है वो 7 नंबर। मतलब कि आप इस तरह से याद रख सकते हो। 4 तो महाद्वीपों की हो गई, उत्तरी अमेरिकी, दक्षिणी अमेरिकी, यूरेशियन और अफ्रीकी, ठीक है। 4 और एक अटलांटिक प्लेट हो गई 5, एक प्रशांत महासागरीय प्लेट हो गई 6 और एक अंटार्कटिका प्लेट हो गई 7। इस तरह से 7 तो बड़ी प्लेटें और बाकी छोटी प्लेटें हैं, ठीक है। तो प्लेटें इस प्रकार हैं, इसने बता भी दिया आगे। अंटार्कटिका प्लेट जिसमें अंटार्कटिका से घिरा महासागर भी शामिल है। अंटार्कटिका प्लेट में महाद्वीप भी आएगा अंटार्कटिका, और महासागर भी आएगा। उत्तरी अमेरिकी प्लेट बताओ किस तरह की प्लेट होगी? यह महाद्वीपीय प्लेट होगी जिसमें पश्चिमी अंध महासागर भी शामिल है। अटलांटिक महासागर भी इसमें, जो पश्चिमी हिस्सा है अटलांटिक महासागर का वो भी शामिल है। दक्षिणी अमेरिकन और कैरेबियन भी इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं, जैसे इसने दिखाया भी है। अमेरिकी प्लेट, ये देखो उत्तरी अमेरिकी प्लेट, इसमें इसने ये देखो ये वाला अटलांटिक महासागर का हिस्सा भी इसने शामिल कर रखा है उत्तरी अमेरिकी प्लेट में, ठीक है। और ये कैरेबियन प्लेट, सैंड एंड्रियन प्लेट, ये छोटी छोटी प्लेटें आ जाएंगी। दक्षिणी अमेरिकन प्लेट में भी पश्चिमी अटलांटिक तट समेत उत्तरी अमेरिकी और कैरेबियन द्वीप इसे पृथक करते हैं। ये दक्षिणी अमेरिकी प्लेट में दक्षिणी अटलांटिक का हिस्सा आ जाएगा, इतना इतना हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। कैरेबियन प्लेट इसे उत्तरी अमेरिकन प्लेट से अलग करती है, ठीक है। 3 हो गई अपनी।
चौथी, प्रशांत महासागरीय प्लेट, मतलब जो प्रशांत महासागर है पूरा। इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, मैंने आपको एक गलत बता दी, मैंने आपको बताया था अटलांटिक प्लेट। अटलांटिक प्लेट नहीं है, अटलांटिक प्लेट की जगह उत्तरी अमेरिका में ही उत्तरी अटलांटिक का हिस्सा आ जाता है और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट में दक्षिणी अटलांटिक का हिस्सा आ जाता है। जो 7वें नंबर की अपनी प्लेट है वो ये वाली है, अपनी इंडिया वाली। क्या नाम लिखा है इसने? इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, इसमें दिखाया है क्या? ये वाली आएगी इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, ये आएगी अपनी एक प्लेट, इसे माना गया है, जिसमें इंडिया भी आएगा, ऑस्ट्रेलिया भी आएगा और न्यूजीलैंड भी आएगा, ठीक है। और फिर है अफ्रीकन प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक तट भी शामिल है, मतलब अफ्रीका और अटलांटिक महासागर का कुछ भाग, जैसे बचा हुआ अटलांटिक महासागर, ये देखो ये भाग आ जाएगा इसमें, ये आ जाएगी अफ्रीकन प्लेट। इसके बाद में यूरेशियन प्लेट आ जाएगी, और यूरेशियन प्लेट में पूर्वी अटलांटिक महासागर का कुछ भाग आ जाएगा, तो ये यूरेशियन प्लेट हो गई। तो इस तरह से हमारे 7 प्लेटें हो गई। अब देखो सबसे पहले तो अंटार्कटिका वाली देख लो, एक तो अंटार्कटिका हो गई, फिर उत्तरी अमेरिका, इसमें अटलांटिक महासागर का पश्चिमी भाग आ जाएगा उत्तरी का, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका, इसमें अटलांटिक महासागर का दक्षिणी भाग आ जाएगा पश्चिमी अटलांटिक महासागर का। फिर प्रशांत प्लेट हो गई, फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट हो गई, फिर अफ्रीकन प्लेट हो गई, और फिर यूरेशियन प्लेट हो गई। तो यूरोप और एशिया को मिला के यूरेशियन, जो बची उसको इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट बोल दिया, ठीक है। 2 3, एक उत्तरी अमेरिकी प्लेट, एक दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, 4 हो गई, एक हो गई प्रशांत प्लेट, 5 हो गई, एक हो गई अंटार्कटिका प्लेट, 6 हो गई। अब कौन सी रह गई? प्रशांत बोल दी मैंने, यूरेशिया बोल ही दी, अंटार्कटिका हो गई, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड, एक अफ्रीकी प्लेट हो गई, ठीक है। इस तरह से हमारे 7 बड़ी प्लेटें हैं। अब कुछ छोटी प्लेटें भी पाई जाती हैं, इतना आज नहीं पढ़ेंगे, इतना फिर अब मैं कल वाले लेक्चर में करवा दूँगी, क्योंकि इम्पोर्टेंट लेसन है और थोड़ा धीरे धीरे समझाऊंगी, तो धीरे धीरे समझ में आएगा। आज के लिए हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत कब आया? 1967 में। किसने दिया? मैकेंजी मॉर्गन ने। और इन्होंने क्या कहा कि जो दुर्बलता मंडल है उस पर हमारी प्लेटें तैर रही हैं, जो स्थल मंडल है। और स्थल मंडल में कौन सी प्लेटें, स्थल मंडल में कौन सा भाग आता है? स्थल मंडल में क्रस्ट आता है और मेंटल का ऊपरी भाग आता है। और कितनी मोटाई? कहीं पे ये 5 से 100 है महासागरों में, और महाद्वीपों में 200 किलोमीटर तक भी मोटी हैं। यह है हमारी प्लेटों की मोटाई, ये तैर रही हैं। इन्होंने कहा कि 7 मुख्य प्लेटें हैं और कुछ छोटी प्लेटें हैं। 7 मुख्य प्लेटों में, अब देखो अच्छे से याद कर लो, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। इस तरह से 7 प्लेटें हैं। अब मुझे लगता है कि इतना जितना मैंने पढ़ाया है उतने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कल हम पढ़ेंगे छोटी प्लेटें और फिर पढ़ेंगे इनके किनारे, अपसारी, अभिसारी और रूपांतरित किनारे क्या होते हैं और इन किनारों से क्या असर पड़ता है भूकंप और ज्वालामुखी पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप दोस्तों कि ये जो थोड़े हार्ड लेसन लगेंगे, जो अभी ज्योग्राफी पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोगों के सपोर्ट से ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो अगर अच्छे लग रहे हों तो आप चैनल को सपोर्ट करते रहें। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।